प्रीति राठी केस 2013 का ये केस सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आपने दर्जनों हैवानियत भरे केस सुने होंगे, लेकिन इस घटना के बाद लगभग पूरा देश रोया था। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इस घटना को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत का नाम दिया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी बात कही थी जिसे सुन के सबकी आंखों में आंसू आए थे। आखिर ये घटना कहाँ हुई थी, इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया था, आखिर जज ने ऐसा क्या कहा था और इस घटना में और क्या कुछ हुआ था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तारीख थी 1 मई 2013। हम सबके लिए तो ये आम दिन था, लेकिन प्रीति के लिए ये दिन बेहद खास था। दरअसल प्रीति पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने के कारण प्रीति के मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी भी थी, क्योंकि प्रीति ने ऐसा कारनामा कर दिखाया था कि उसके पूरे परिवार को उस पे नाज था। दरअसल 23 वर्ष की प्रीति ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी और अब वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसी बीच इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकलती है और प्रीति ने जॉब के लिए अप्लाई किया और प्रीति का सिलेक्शन भी हो गया। प्रीति राठी को नेवी में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया। सारे पेपर वर्क होने के बाद प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना के ऑफिस में रिपोर्ट करना था। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी, क्योंकि घर की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, तो प्रीति को मुंबई तक छोड़ने उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ में जा रहे थे। इनकी ट्रेन का नाम गरीब रथ था और 1 मई 2013 को ट्रेन तय समय पर दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आके रुक जाती है। क्योंकि ट्रेन में भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा ही थी, तो वे सभी जल्दी से ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट में बैठ जाते हैं। ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ थी। ट्रेन के अंदर कुछ लोग खड़े भी हुए थे। उसी भीड़ भाड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा एक गमछे से छुपा रखा था और एक टोपी भी पहनी हुई थी, और वो युवक किसी से भी बात नहीं कर रहा था। लेकिन वो युवक कभी बाथरूम जाता और फिर वापस सीट में बैठ जाता और बार बार प्रीति को झांकने की कोशिश करता रहता। ये बात प्रीति के परिवार वालों ने भी ध्यान दी और फिर वो सभी काफी सतर्क हो गए। भीड़ भाड़ में सभी लोग सो जाते हैं और फिर सुबह भी हो जाती है। अब तारीख 2 मई 2013 हो जाती है और सुबह के 8:05 में ट्रेन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल में पहुंच जाती है। अब प्रीति, उसके पिता और चाचा चाची सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रीति कुछ थका हुआ महसूस कर रही थी, तो प्रीति थोड़ा धीरे चलने की वजह से अपने परिवार से कुछ कदम पीछे चल रही थी। चलते चलते प्रीति को महसूस होता है कि उसके कंधे में किसी ने हाथ रखा है। प्रीति वहीं रुककर पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसके पीछे वही व्यक्ति है जो ट्रेन में उसे बार बार देखने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले प्रीति कुछ समझ पाती, वो युवक तुरंत एक डब्बे से प्रीति के चेहरे में एसिड फेंक देता है। जैसे ही एसिड प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक प्रीति दहाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुन उसके पिता, चाचा और चाची प्रीति की तरफ भाग कर आते हैं। प्रीति को संभालने की कोशिश में उसके कपड़ों से कुछ एसिड की बूंदें उनके भी हाथों में लग जाती है और उनके हाथों में भी जलन होना शुरू हो जाती है। लेकिन अपनी तकलीफ को छोड़कर वो सब प्रीति को संभालते हैं और तुरंत प्रीति को उठाते हैं और तुरंत स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले आते हैं। क्योंकि प्रीति काफी तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरा था, इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को दूसरे अस्पताल भेजने की तैयारी में लग जाते हैं।
सभी घायल लोगों को भाभा अस्पताल में भेज दिया जाता है। क्योंकि प्रीति की हालत गंभीर थी तो उसे पास के ही गुरु नानक अस्पताल में भेज दिया जाता है और वो नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुन के प्रीति के ठीक पास में खड़े समीर शेख उस डब्बे को देख समझ जाते हैं कि प्रीति पर एसिड अटैक हुआ है और वो अपने 2 और साथी सलमान और सलीम के साथ मिलकर उस नकाबपोश को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही पल में वो नकाबपोश उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, समीर शेख, सलमान और सलीम, ये तीनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि इस केस में इन तीनों ने अहम भूमिका निभाई है। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वहीं समीर सहित प्रीति के परिवार वालों का भाभा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। समीर के घाव कम होने के कारण उसे जल्द ही छुट्टी दे दी जाती है। पुलिस समीर को घटना स्थल में लेके आती है और उसके बयानों के आधार पर पंचनामा तैयार करने लगती है। पुलिस समीर से अपराधी का स्केच भी बनवाती है और साथ ही कुछ सबूत इकट्ठा करती है। प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण और गुरु नानक हॉस्पिटल में कम सुविधाएं होने की वजह से उसे गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। वहीं पुलिस प्रीति के बयान लेने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन प्रीति के जख्म इतने गहरे होने के कारण वो बोलने में असमर्थ हो जाती है और पुलिस उसके बयान नहीं ले पाती है। प्रीति का शरीर जरूर जल चुका था, लेकिन प्रीति ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। वो हाथों के इशारे से पेन और पेपर की मांग करती है और वो लिख लिख कर अपने माता पिता और डॉक्टर से बात करने लगती है। इसी बीच इस अटैक की खबर मीडिया तक पहुंच जाती है और देश की जनता सड़कों पर उतरकर जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने की मांग करने लगती है। 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन लगाता है और प्रीति का हाल चाल लेता है। पवन कुमार B.Tech का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। इसकी जानकारी तनु अपने पिता को देती है और फिर उसके पिता पुलिस को सूचना देते हैं कि पवन कुमार नाम के लड़के का फोन आया था और वो प्रीति का हाल चाल पूछ रहा था। पुलिस तुरंत उस गवाही के आधार पर जो स्केच बनाया था उसको तुरंत प्रीति के सामने पेश करती है और प्रीति स्केच देखकर पेपर पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। क्योंकि प्रीति ने पवन कुमार का नाम लिखा और पवन कुमार का ही फोन प्रीति का हाल चाल पूछने के लिए आया, तो पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा और प्रीति जिंदा बच पाई या नहीं, ये पता लगाने के लिए उसने प्रीति की बहन को फोन किया होगा। कुछ दिन की खोजबीन के बाद पुलिस 9 मई 2014 को पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। पवन कुमार को हिरासत में लेते ही पुलिस ने अपनी पूछताछ का काम चालू कर दिया। वहीं जनता अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगती है और वहीं दूसरी तरफ प्रीति की हालत गंभीर होती जा रही थी। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स भी धीरे धीरे काम करना बंद करने लगे थे। प्रीति की कई सर्जरी भी हुई, लेकिन मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लगने लगा प्रीति की हालत ज्यादा ही गंभीर हो रही है। फिर उन्होंने प्रीति को रेफर करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया। देश की सरकार प्रीति के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम बुलाती है और प्रीति का पूरा केस उनको देती है। लाख कोशिश के बाद भी प्रीति की हालत नहीं सुधर पाती और प्रीति वेंटिलेटेड सपोर्ट में चली जाती है। लेकिन अंत में 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति की मौत के बाद पूरा देश जैसे सदमे में पहुंच जाता है। प्रीति के शव का पोस्टमार्टम होता है और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके परिवार के पास दिल्ली भेज दिया जाता है। लेकिन प्रीति के परिवार वाले प्रीति की CBI जांच की मांग करते हैं, शव का अंतिम संस्कार भी नहीं करते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है।
सरकार से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ कर दिया जाता है। पवन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार तो जरूर कर लिया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहे थे। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर पर पता लगाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि 2 मई 2013 को जिस दिन प्रीति पर एसिड अटैक हुआ था, उस दिन तो पवन कुमार दिल्ली में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक में था। बाद में पुलिस भी उसका फोन ट्रैक करके ये जान जाती है कि वो सच में रोहतक में ही था। प्रीति के पिता के द्वारा ये पता लगाना पुलिस की एक बड़ी नाकामी थी, और इससे ये भी पता लगा कि पुलिस की जांच गलत दिशा में चल रही थी। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं और इस मामले की सीआईडी मुंबई से जांच के लिए मांग करते हैं। कोर्ट ये मांग स्वीकार करते हुए जांच सीआईडी मुंबई को दे दी जाती है। सबसे पहले सीआईडी की टीम प्रीति राठी के घर जाती है और वहां से अपनी जांच शुरू करती है। फिर टीम प्रीति के रिलेटिव से कुछ जानकारी इकट्ठा करती है। प्रीति की एक रिश्तेदार उनको बताती है कि पास के ही मोहल्ले में एक अंकुर पवार नाम का लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था और प्रीति से ही शादी करने की जिद करता था और एक बार उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने उसका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो अंकुर ये बोल के गया कि इसका बदला जरूर लूंगा। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा क्लू था और पुलिस जल्दी से अंकुर का पता लगाती है। अंकुर को हिरासत में लेते ही पुलिस सबसे पहले अंकुर से ये पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम थे कहाँ। अंकुर इसका सही से जवाब नहीं दे पाता है और अपने ही बयान बार बार बदलता है। उसी दौरान पुलिस देखती है कि अंकुर के दोनों हाथों में जख्म के निशान है। ये जख्म के निशान बिल्कुल वैसे थे जैसे एसिड से जलने पर बनते हैं। तो पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और पुलिस 17 जनवरी 2014 को पूछताछ के लिए अंकुर को मुंबई ले आती है। कुछ समय की पूछताछ में ही ये साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अंकुर पवार ही था। अंकुर पुलिस को बताता है कि वो प्रीति से प्यार करता था, लेकिन प्रीति ने उसका प्यार स्वीकार नहीं किया, तो वो तब से ही प्रीति से काफी चिढ़ा हुआ था। और फिर प्रीति की नौकरी भी इंडियन नेवी में लग चुकी थी और अंकुर अभी भी बेरोजगार बैठा था। घर वालों से भी ताने सुनने मिल रहे थे, तो अंकुर को प्रीति से जलन होने लगी। फिर एक दिन अंकुर के मन में बदले की भावना जाग उठी और तब उसने इस घिनौने काम को अंजाम देने का फैसला किया। अंकुर बताता है कि आसपास के लोगों से उसे ये जानकारी मिल चुकी थी कि प्रीति 1 मई 2013 को मुंबई जा रही है और फिर अंकुर ने भी उसी ट्रेन से जाने का फैसला किया। पहले तो वो ट्रेन में ही प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने वाला था, लेकिन भीड़ भाड़ होने के कारण वो सफल नहीं हो पाया और साथ ही वो ऊपर से बैठकर प्रीति को लगातार घूर रहा था। तो प्रीति के परिवार वाले ज्यादा ही सतर्क हो चुके थे। उसने ये भी बताया कि सुबह 4 बजे वो प्रीति का टॉयलेट के बाहर इंतजार करता रहा ताकि वहीं उसके ऊपर एसिड फेंक सके, लेकिन प्रीति वहां नहीं पहुंचती है। आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंकता है। अंकुर के गुनाह कबूल करने के बाद भी पुलिस को अंकुर के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने की जरूरत थी। सबसे पहले पुलिस ये जानकारी जुटाती है कि अंकुर को एसिड दिया किसने था। जांच पड़ताल के दौरान ये पता चलता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से ये कहते हुए एसिड लिया था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से अपनी एक दुकान खोली है और वो उनसे भारी मात्रा में एसिड खरीदेगा, लेकिन उसे पहले उनके एसिड का सैंपल टेस्ट करना है। तो मुकेश भार्गव उसे 2 लीटर एसिड का सैंपल देते हैं। सबूत और मजबूत करने के लिए अंकुर की फोन डिटेल्स निकलवाई जाती है। उसमें ये साबित हो जाता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन में था और 2 मई 2013 की सुबह मतलब घटना वाले दिन
अंकुर की लोकेशन मुंबई के बांद्रा स्टेशन में पाई जाती है। अब अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है। इस परेड में कई लोगों को एक साथ खड़ा किया जाता है और उसमें अंकुर को भी शामिल किया गया और साथ ही सामने उन लोगों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने गवाही दी थी कि उन्होंने एसिड फेंकने वाले को देखा था। उन गवाहों में से सलीम शेख, सलमान और समीर अंकुर को तुरंत पहचान जाते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि ये वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल अंकुर जब एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था तो उसके चेहरे से गमछा निकल गया था और समीर शेख ने ही सबसे पहले अंकुर का पीछा किया था तो उसने उसका चेहरा देख लिया था और साथ ही सलमान और सलीम ने भी उसका चेहरा देख लिया था। इसके अलावा पवन नाम का एक व्यक्ति भी अंकुर की पहचान करता है और साथ ही एक और व्यक्ति ये गवाही देता है कि अंकुर 1 मई को उस ट्रेन में मौजूद था क्योंकि अगले दिन लगभग सुबह 4 बजे उन्होंने अंकुर को टॉयलेट के पास खड़े देखा था। सारे सबूत जमा करके पुलिस अंकुर को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल करती है और मामले की सुनवाई मुंबई सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट, ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। ये बात सुन के आपका भी खून खौल उठेगा। जब भी अंकुर को कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया जाता तो अंकुर के चेहरे में हंसी नजर आती और कभी कभी तो वो कैमरे के सामने विक्ट्री का साइन दिखाता। सभी सबूतों और गवाहों को जांचने के बाद आखिरकार प्रीति राठी के अपराधी को स्पेशल कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 302 और 326 बी के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है और 5000 का जुर्माना भी लगाया जाता है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते समय जो विवेचना की थी कि इस एसिड अटैक से प्रीति का चेहरा इतना जल चुका था और इतना डरावना हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना ही चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। अंकुर पवार इतना कठोर दिल था कि जिस दिन जज ने अंकुर को फांसी की सजा सुनाई थी उस दिन अंकुर के चेहरे में जरा सा भी डर नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया उसे इसका भी बिल्कुल अफसोस नहीं था। मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई थी, लेकिन अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई जस्टिस वीपी धर्माधिकारी और जस्टिस पीडी नायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस फैसले को फांसी की सजा से बदलकर उम्र कैद की सजा घोषित कर दी। वैसे प्रीति के साथ जो हैवानियत हुई थी उसके बदले उम्र कैद तो क्या, फांसी की सजा भी छोटी थी। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।